नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 13। पहला प्रश्न है, भारत को आईएमओ परिषद की श्रेणी बी में 2026-27 के लिए कितने मत प्राप्त हुए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 154। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ की 34वीं महासभा में श्रेणी बी परिषद में 2026-27 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया, जहां भारत ने 169 में से 154 मत पाकर अपनी श्रेणी में लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया। आईएमओ जो संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, वैश्विक शिपिंग के लिए सुरक्षा, संरक्षा और प्रदूषण नियंत्रक मानक तय करती है। आईएमओ की 24 सदस्यीय काउंसिल महासभा के बीच कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करती है और भारत 1959 से ही इसका सदस्य है। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2 से 15 दिसंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित हो रहा है, जहां धिवेही भाषा में एक्वेरिन का अर्थ मित्र, भारत मालदीव रक्षा सहयोग की गहराई को दर्शाता है। यह अभ्यास 2009 से बारी बारी हो रहा है और भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति एवं सागर विजन, सागर का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के अनुरूप हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और इंटरऑपरेटिबिलिटी को मजबूत करता है। अलकनंदा आकाश गंगा की खोज किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी NCRATIFR पुणे। पुणे के NCRATIFR की शोधकर्ता राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वाडनेकर ने एक अत्यंत परिपक्व सर्पिल आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की है, जो बिग बैंग के केवल 1.5 अरब वर्ष बाद बनी थी और पृथ्वी से लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। अलकनंदा नाम हिमालय की उस नदी से प्रेरित है जो मंदाकिनी की तरह प्रतीकात्मक बहन मानी जाती है। यह खोज दिसंबर 2025 में एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में प्रकाशित हुई है। आईएमएफ ने 2025 में भारत के राष्ट्रीय खातों जीडीपी डेटा को कौन सी ग्रेड दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आईएमएफ की 2025 आर्टिकल 4 रिपोर्ट ने भारत के राष्ट्रीय खाते यानी जीडीपी सहित और सरकारी वित्त सांख्यिकी को लगातार दूसरे वर्ष सी ग्रेड दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि डेटा में ऐसी संरचनात्मक कमियां हैं जो आर्थिक निगरानी को प्रभावित करती है, जबकि समग्र आधिकारिक सांख्यिकी को बी ग्रेड मिला है। मुख्य कमजोरियों में पुराना आधार वर्ष है 2011-12 होना, जो नई डिजिटल व सेवा संचालित अर्थव्यवस्था को ठीक से नहीं दर्शाता है। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल कितने नीलगिरी श्रेणी फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 7। 28 नवंबर को मझगांव डॉक सी बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने भारतीय नौसेना की नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A का चौथा स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी सौंपा, जो मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित इस श्रेणी का तीसरा जहाज है और पिछले 11 महीनों में सौंपे गए चौथे P-17A जहाज के रूप में भारतीय शिप बिल्डिंग क्षमता को दर्शाता है। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं, जिसमें 4 नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी मझगांव डॉक सी बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है और 3 हिमगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी GRSE द्वारा निर्मित हो रहे हैं। शेष 3 फ्रिगेट अगस्त 2026 तक नौसेना को सौंप दिए जाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच MH-60R हेलीकॉप्टरों के सतत समर्थन समझौते की राशि कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 7,995 करोड़ रुपये। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के 24 MH-60R सीहॉक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टरों के लिए 5 वर्षीय सस्टेनमेंट सपोर्ट हेतु 7,995 करोड़ रुपये 996 मिलियन $US मूल्य के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो अमेरिकी फॉरेन मिलिट्री सेल्स कार्यक्रम के तहत हुआ। क्या आप 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स PDF कोर्स में एमपीएन एकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे।
ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज लगभग 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 पीडीएफ हर महीने का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा, कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे, कुल आपको 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन एकेडमी टाइप कीजिए, इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए, स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेस चुनिए। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत की रैंक क्या रही? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8वीं रैंक। भारत ने पहली बार विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भाग लेकर शानदार प्रदर्शन किया और 26 देशों में 8वीं रैंक हासिल की, जो भारत की वैश्विक कौशल क्षमता का महत्वपूर्ण संकेत है। ताइवान के ताइपे में आयोजित इस तीसरे संस्करण में भारत के 23 प्रतियोगियों ने 21 कौशल श्रेणियों में हिस्सा लिया। भारत ने 1 रजत, 2 कांस्य और 3 मेडेलियंस ऑफ एक्सेलेंस जीतकर रिकॉर्ड बनाया। प्रतियोगिता में यूएई ने 10 पुरस्कारों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस फ्रेमवर्क के तहत वाटर पॉजिटिव प्रमाणन प्राप्त हुई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग CII वाटर न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला हाई कैपेसिटी वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है, यानी यह जितना पानी उपयोग करता है उससे अधिक पर्यावरण में रिचार्ज करता है। इस उपलब्धि की घोषणा 1 दिसंबर को की गई है और इसे नीति आयोग CII वाटर न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क के तहत स्कोप 1 वाटर न्यूट्रलिटी के लिए वाटर इनोवेशन समिट में सम्मानित किया गया। देश भर के राजभवनों का नाम बदलकर क्या किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोक भवन। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद देश भर के राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है, जो औपनिवेशिक राज शब्द से मुक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का प्रतीक है तथा शासन को सत्ता से सेवा केंद्रित दृष्टि की ओर ले जाने की सरकार की सोच को दर्शाता है। यह निर्णय 2024 के राज्यपाल सम्मेलन में दिए गए सुझावों पर आधारित है, जहां राजभवन को छात्रों, किसानों, शोधकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के लिए संवाद का केंद्र बनाने की बात कही गई थी। नए प्रधानमंत्री कार्यालय PMO परिसर का नया नाम क्या रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेवा तीर्थ। केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बन रहे नए प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर का नाम सेवा तीर्थ रखा है, जिसमें 3 आधुनिक भवन शामिल होंगे। सेवा तीर्थ 1 PMO, सेवा तीर्थ 2 कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ 3 राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय व इंडिया हाउस, जहां से पुराना PMO दक्षिण ब्लॉक से शिफ्ट होगा। भारत की 8वीं आर्थिक जनगणना कब आयोजित की जाएगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2027 में। भारत सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2027 में देश की 8वीं आर्थिक जनगणना इकोनॉमिक सेंसस आयोजित होगी, जो 2026-27 में 2 चरणों में होने वाली 16वीं राष्ट्रीय जनगणना के बाद संपन्न की जाएगी और यह 1977 से शुरू हुई श्रृंखला का नवीनतम संस्करण है। आर्थिक जनगणना देश की सीमाओं के भीतर सभी प्रतिष्ठानों जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन या वितरण में लगे हैं की पूर्ण गणना करती है। इसका मुख्य उद्देश्य एक आधुनिक स्टैटिस्टिकल बिजनेस रजिस्टर बनाना है, जो देश के सभी उद्यमों का डिजिटल मानचित्र तैयार करेगा। WTO की रिपोर्ट के अनुसार मध्य अक्टूबर 2024 से मध्य अक्टूबर 2025 तक नए टैरिफ से प्रभावित वैश्विक आयात का मूल्य कितना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2640 बिलियन $। WTO की दिसंबर 2025 रिपोर्ट बताती है कि मध्य अक्टूबर 2024 से मध्य अक्टूबर 2025 के बीच नए टैरिफ और
व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों से 2,640 अरब डॉलर मूल्य का वैश्विक आयात प्रभावित हुआ, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे बड़ा कवरेज है। और संरक्षणवाद, अमेरिका चीन तनाव, आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं व राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिबंधों के बढ़ने से जुड़ा है। बढ़े हुए टैरिफ से वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता गहरी हुई है, क्योंकि कई देशों ने 50% तक एक तरफा शुल्क बढ़ाए हैं। ओजोन छिद्र के निर्माण में ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल की मुख्य भूमिका क्या है? बात हो रही है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ओजोन स्तर 220 डॉप्सन यूनिट यानी डीयू से कम वाला क्षेत्र। ओजोन छिद्र की खोज 1980 के दशक में हुई और इसका मुख्य कारण ध्रुवीय भंवर यानी पोलर वर्टेक्स द्वारा उत्पन्न अत्यधिक ठंड -78 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है, जो ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल बनाते हैं और इनमें मानव जनित CFC से निकले क्लोरीन ब्रोमीन सक्रिय होकर वसंत में सूर्य प्रकाश आने पर ओजोन को तेजी से नष्ट करते हैं, जिसमें से लगभग 80% क्लोरीन ब्रोमीन मानव स्रोतों से आता है। न्यूज में क्यों है? 2025 में नए रिपोर्ट के अनुसार ओजोन क्षेत्र 5 वर्षों में सबसे छोटा रहा, जिसका अधिकतम क्षेत्र लगभग 21 वर्ग किलोमीटर मिलियन में तथा औसत 18.71 मिलियन वर्ग किलोमीटर रहा। यह 30 नवंबर 1 दिसंबर 2025 को बंद हो गया, जो 2019 के बाद सबसे शीघ्र बंद होना तथा 1992 के बाद 5वां सबसे छोटा छिद्र है। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको? वहां पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 के अनुसार किस आकार की कंपनियों पर कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण लागू होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10 या अधिक कर्मचारियों वाली। लोकसभा में 5 दिसंबर को सांसद सुप्रिया सुले द्वारा पेश राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 का उद्देश्य कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल, ईमेल या संदेशों का जवाब न देने का कानूनी अधिकार देना है, ताकि डिजिटल संस्कृति से पैदा होने वाले बर्नआउट, तनाव और टेलीप्रेशर जैसी मानसिक समस्याओं को कम किया जा सके। यह बिल 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव देता है, जो ऑफ आवर्स संवाद की शर्तें तय करेगा और उल्लंघन पर कंपनियों पर पिछले वर्ष के कुल वेतन का 1% जुर्माना लगा सकेगा। दुनिया के 20 से अधिक देशों जैसे फ्रांस, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम में ऐसे कानून पहले से ही लागू हैं। हरी मऊ शक्ति 2025 अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। भारत और मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास हरी मऊ शक्ति 2025 का 5वां संस्करण 5 से 18 दिसंबर 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हो रहा है, जिसमें भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट और मलेशिया की 25वीं बटालियन रॉयल मलेशियाई आर्मी के 100 से अधिक सैनिक आतंकवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा ले रहे हैं। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए तीसरा एकीकृत मुख्य पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, झांसी। इसरो ने झांसी के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान मिशन हेतु एकीकृत मुख्य पैराशूट एयर ड्रॉप परीक्षण का एक महत्वपूर्ण विकास परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया, जो क्रू मॉड्यूल की मुख्य पैराशूट प्रणाली को प्रमाणित करने और 2027 की पहली तिमाही में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी को मजबूत करता है। इस तीसरे परीक्षण में भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान से 2.5 किलोमीटर ऊंचाई पर से मॉड्यूल के समकक्ष सिमुलेटेड द्रव्यमान को गिराया गया। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 16 से 29 नवंबर 2025 तक राजस्थान के 7 शहरों जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में किया गया, जहां यह पूरी तरह टीम चैंपियनशिप प्रारूप में आयोजित हुआ और व्यक्तिगत पदक की विश्वविद्यालय की कुल पदक तालिका में जोड़े गए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 42 स्वर्ण पदक सहित 67 पदकों के साथ लगातार दूसरी बार
कुल चैंपियन बनकर अपना खिताब बचाया। 2025 में पुरुष वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के हैं। मोनाको में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स में अमेरिकी स्प्रिंटर सिडनी मैकलेहन लेब्रॉन को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला चुना गया और पुरुष चुने गए हैं मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के। IITF 2025 में पब्लिक आउटरीच और कम्युनिकेशन श्रेणी में गोल्ड प्राइज किस पवेलियन को मिला? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, GST और कस्टम्स पवेलियन CBIC। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2025 का 44वां संस्करण नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर आयोजित हुआ। पब्लिक आउटरीच एवं कम्युनिकेशन श्रेणी में गोल्ड प्राइज CBIC के GST एंड कस्टम पवेलियंस को मिला है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विवेक चतुर्वेदी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी, जो 1990 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं, को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नियुक्त किया और इन्होंने 1 दिसंबर 2025 को पदभार ग्रहण किया। यह नियुक्ति पूर्व अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल के सेवानिवृत्ति के बाद हुई है। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय IDEA के चैंपियनशिप का पदभार किसने ग्रहण किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश कुमार। भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 3 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में इंटरनेशनल IDEA सदस्य देशों की परिषद की वार्षिक चेयरमैनशिप का पदभार ग्रहण किया, जो वर्ष 2026 के लिए भारत को क्षेत्रीय घुमावदार प्रणाली के तहत स्विट्जरलैंड से मिला है। किस राज्य के थुयामल्ली चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 2 दिसंबर को 5 नए उत्पाद वेरियन कॉटन साड़ी, कविंद पडी नाटू सक्कराई, थुयामल्ली राइस, नमक्कल मक्कल पथिरंगल और अम्बासमुद्रम चोप्पू समन को GI श्रेणी में जोड़कर कुल 74 GI टैग प्राप्त किए। देश भर में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है 77 GI टैग के साथ, तमिलनाडु दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। UNEP एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि का अनुमान क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। UNEP की एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 ऑफ टारगेट चेतावनी देती है कि नई जलवायु प्रतिज्ञाओं के बावजूद विश्व 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की ओर बढ़ रहा है, जो पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से काफ़ी अधिक है और इससे अत्यधिक गर्मी, समुद्र स्तर वृद्धि तथा चरम मौसम जैसी गंभीर पर्यावरणीय जोखिम बढ़ेंगे। रिपोर्ट कहती है कि मौजूदा नीतियां वैश्विक उत्सर्जन को पर्याप्त रूप से नहीं घटा रही हैं, इसीलिए तत्काल बड़े पैमाने पर उत्सर्जन कटौती आवश्यक है। स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ भारत की पहली राज्य स्तरीय साझेदारी का ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जिससे राज्य में डिजिटल असमानता कम होगी। स्टारलिंक की लो अर्थ ऑर्बिट LEO तकनीक के कारण दूरस्थ इलाकों में भी स्थिर और हाई स्पीड इंटरनेट मिल सकेगा। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025 में द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य 2030 तक कितना निर्धारित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, $100 बिलियन। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 4 से 5 दिसंबर नई दिल्ली भारत रूस की विशेष व विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का प्रतीक रहा, जिसमें PM नरेंद्र मोदी और US प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बदले वैश्विक भू राजनीतिक माहौल के बीच रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, परमाणु सहयोग और व्यापार को गहरा करने पर जोर दिया। इस बैठक में 16 समझौते और 5 संयुक्त घोषणाएं हुई हैं, जो सामरिक, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों में साझेदारी को नई दिशा देती है। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा प्रोग्राम 2030 रही, जिसके तहत दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को $68.7 बिलियन से बढ़ाकर 2030 तक $100 बिलियन बनाने का लक्ष्य तय किया है। हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में कितने विदेशी पर्यटक भारत के स्मारकों पर आए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5.6 मिलियन। हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 के अनुसार ASI के
संरक्षित स्मारकों पर लगभग 56 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे, जिसमें ताजमहल सबसे लोकप्रिय रहा, जहां लगभग 6.5 लाख विदेशी आगंतुक आए और कुल मिलाकर 54.2 मिलियन से अधिक आगंतुक दर्ज हुए, जो इसे भारत का सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक बनाता है। आरबीआई ने अपनी 58वीं मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 5.25%। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 3 से 5 दिसंबर की अपनी 58वीं बैठक में रेपो दर 25 आधार अंक घटाकर 5.25% कर दिया, ताकि रिकॉर्ड निम्न मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी के शुरुआती संकेतों के बीच विकास को समर्थन मिल सके। जीडीपी का फोरकास्ट कितना किया गया है आरबीआई के द्वारा? 7.3% फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। बीआईएस द्वारा जारी नई भूकंप मानचित्र के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी भूकंप जोखिम वाले क्षेत्रों में रहती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 75%। भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस ने भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किया, जिसमें पहली बार जोन 6 यानी सर्वोच्च जोखिम बनाया गया है, जो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक पूरे हिमालयी चाप को कवर करता है, जबकि पहले यह क्षेत्र जोन 4 से 5 में बांटा गया था। इस अद्यतन के बाद भारत के 61% भूभाग को मध्यम उच्च जोखिम क्षेत्र और 75% आबादी को भूकंप जोखिम क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। नया मानचित्र PSHA विधि प्रोबेबिलिस्टिक सिज्मिक हजार्ड असेसमेंट पर आधारित है। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रजत पदक। फाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बेल्जियम के खिलाफ 0-1 से हार मिली, जिसे भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा, जबकि बेल्जियम ने अपना पहला खिताब जीता। यह टूर्नामेंट मलेशिया के इपोह में आयोजित हुआ, जिसमें भारत, बेल्जियम, मलेशिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और कनाडा सहित 6 टीमें शामिल थी। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। भारत को यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए कितने वर्ष के लिए फिर से चुना गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2025 से 29। भारत को 2 दिसंबर को पेरिस में आयोजित यूनेस्को महासभा के 42वें सत्र में 2025-29 की अवधि के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पुनः चुना गया है, जो वैश्विक समुदाय द्वारा भारत की बहुपक्षीय नेतृत्व क्षमता और शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान तथा संचार क्षेत्रों में इसके निरंतर योगदान पर विश्वास को दर्शाता है। यूनेस्को का यह बोर्ड संगठन का प्रमुख संवैधानिक अंग है, जिसमें 58 सदस्य देश शामिल होते हैं, जिन्हें 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।